शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर के हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। आज दो महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में यहाँ पर चर्चा होने वाली है। पहला एडिटोरियल यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, ये फ्लड से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद सेकंड वाला जो हमारा एडिटोरियल रहेगा, ये वाला एडिटोरियल रहेगा हमारा केरला की सरकार कैसे करके वहाँ की इकोनॉमी को हैंडल कर रही है, कैसे करके अर्थ की वो व्यवस्था कर रही है, कैसे करके अपना खर्चा चला रही है, कमाई कहाँ से हो रही है और कहाँ कहाँ से वो पैसा जुटा सकती है। फ्लड वाला जो एडिटोरियल रहेगा, फ्लड वाले एडिटोरियल में बोला जाता है कि जब कहीं साइक्लोन आ रहा है, जब कहीं बाढ़ आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में प्रिवेंटिव मेजर्स के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले बिजली को गुल किया जाता है। बिजली को बंद करना, बिजली की सप्लाई बंद कर देना किस हद तक सही है, इसके बारे में ये आर्टिकल लिखा गया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये दोनों आर्टिकल हैं, इनके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो बाढ़, इसके साथ ही साथ में बाढ़ को कम करने वाला हम एक उपाय की बात कर रहे हैं, तो उस उपाय के बारे में समीक्षा करना काफ़ी ज़रूरी है। कुल मिलाकर के आर्टिकल की ये समरी रही है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट में यदि हम इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है उसे शट ऑफ कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई सरकार क्या काम करती है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में उसकी सप्लाई को बंद कर देती है। इससे लोगों की जानें बचाई जा रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पर साइक्लोन आ रहा है, तेज़ हवाएं चल रही हैं, कहीं पर बिजली का खंभा टूट करके गिर गया, कहीं पर आप देख रहे हैं वायर ओपन है, रास्ते में पड़ा है। अब ओपन है, रास्ते में पड़ा है, बिजली उससे होकर के गुजर रही, तो जाहिर सी बात है जो भी उसके संपर्क में आएगा वो व्यक्ति को करंट लगेगा। तो इस प्रकार का उपाय करके हम क्या काम करते हैं, लाइफ को सेव करने का काम कर सकते हैं। इसके बाद आपको पावर को रिस्टोर भी करना है और इसमें किसी प्रकार की डिले नहीं होना चाहिए। ये भी फ्लडिंग की कंडीशन में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दो बातें ये बताई जा रही हैं कि जब कभी भी एक्सट्रीम वेदर, ख़राब मौसम का अनुमान लगे, उस समय में उस एरिया में बिजली गायब कर दी अपन ने, बिजली गुल कर दी, बिजली की सप्लाई बंद कर दी। और जैसे ही सब चीज़ क्लियर हुई, तुरंत आपको बिजली को रिस्टोर करना है, तुरंत बिजली की जो आपूर्ति है उसको चालू कर देना है। यहाँ पर इस बात का ध्यान दिया जाता है। एडिटोरियल की शुरुआत में दो महत्वपूर्ण घटनाएं बताई जाती हैं, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में मिचोंग साइक्लोन ने कितना तबाही मचाई है उसके बारे में बताया जा रहा है। सेकंड नंबर का जो एग्जाम्पल दिया जाता है, 2015 की बात करी जाती। बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे दैट द चॉइस ऑफ होल्ड ऑफ द रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम नियरली फुल रिजर्वायर until later events forced an urgent decision to do it without due warning or precautions। अब कोई बांध बना हुआ है, बारिश का पानी आके आके ओवरफ्लो हो रहा है। ओवरफ्लो होने से अच्छा है कि आप क्या काम करें, उसके गेट को खोल दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो जो फ्लड वाली समस्या है ना, उसको काफ़ी हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आपको पहले से वार्निंग देना पड़ेगा, आपको कुछ प्रिकॉशंस अपनाना पड़ेगा, तब जा कर के आप ये काम कर सकते हैं। यदि ये सारी चीज़ें अपनाई गई होती तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों की जानें हम बचा सकते थे, जान माल की जो हानि है उसको हम रोक सकते थे। आगे राइटर का कहना है कि यदि आपके घर में बिजली नहीं है और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन चल रहा है, कहीं कोई मरीज है आपके घर में, उसको कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए, कुछ ऐसी सुविधाएं देना है जो कि बिजली से संचालित हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे ना, यदि सरकार बिजली की आपूर्ति रोक देती है ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपना जीवन बचा नहीं पाएंगे। ये भी यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत पैदा हो जाती है। हम ये चॉइस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को साइक्लोनिक वाइंड जहाँ पर चल रही है उस एरिया में इसकी सप्लाई बाधित करेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि ये जो साइक्लोनिक वाइंड्स होती हैं ना, ये पावर केबल को डैमेज कर सकती हैं। इसके साथ साथ में काज लाइव वायर्स टू ड्रॉप इनटू फ्लडेड स्ट्रीट अपीयर्स लॉजिकल एंड सेंसिबल। तो जाहिर सी बात है ये बिल्कुल सेंसिबल है, लॉजिकल चीज़ है। साइक्लोन आएगा, खंबे गिरेंगे, तार टूटेंगे और वही तार फिर फ्लड वाले एरिया में पानी में जा कर के गिरेगा। जो भी उस पानी के संपर्क में आएगा वो बिजली की चपेट में आने वाला है। लेकिन यहाँ से आप थोड़ा सा हटकर भी सोच सकते हैं कि भाई यदि ऐसा हम कर रहे हैं तो उन लोगों के बारे में भी सोचिए जो कि बिजली के बिना रह ही नहीं पाएंगे। पार्टिकुलरली हम मरीजों की यहाँ पर बात कर रहे हैं।
हम एरिया वाइड पावर डिसरप्शंस की बात कर रहे हैं, ये भी काफ़ी सिग्निफिकेंट हज़ार पैदा करता है। 2021 में तमिलनाडु के पास में आप देखेंगे 13.8 करोड़ पीपल थे और इनकी उम्र 60 साल से भी ज़्यादा थी। ऑफ चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरियाज एस्टिमेटेड, वहीं यदि हम चेन्नई जैसे शहरों के एस्टिमेशन की बात करें जहां पर 12 मिलियन प्लस पॉपुलेशन है, साथ ही साथ में इसमें से आप देखते हैं कि जो 5 लाख लोग हैं वो इस एज ग्रुप के ऊपर में हैं, मतलब 60 के ऊपर में हैं। 50,000 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 80 साल हो गई या फिर 80 के ऊपर हो गए, तो जाहिर सी बात है ये लोग किसी न किसी बीमारी का सामना कर रहे हैं। आगे चर्चा करी जाती है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी कंसर्न को लेकर के। अब वहीं यदि आप देखेंगे ना, इलेक्ट्रिसिटी यदि डोमेस्टिक हाउस होल्ड में नहीं है तो उसकी उतने ज़्यादा क्या सिक्योरिटी कंसर्न रहेगा, सेफ्टी कंसर्न रहेगा, इसकी चर्चा यहाँ पर बोली जा रही है। एक्सीडेंट एंड इंजरीज आर मोर लाइकली टू हैपन इन द डार्क। राइटर का कहना है कि यदि हम अंधेला कर देते हैं तो अंधेला में जो घटनाएं घटित होने की संभावना है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। उजाले में लोग आसानी से गाड़ी चला लेते हैं, आसानी से अपने काम कर लेते हैं, वहीं यदि अंधेला कर दिया जाएगा तो लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। साथ ही साथ में बोला जा रहा है जो रेप्टाइल्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, कीड़ा मकोड़े होते हैं, ये लोग घर में आ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई बिजली भी गायब करना ना कोई आसान काम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इसमें विरोध को झेलना पड़ सकता है। मिसक्रिएंट का मतलब होता है शरारती तत्व। आगे फिर एडिटोरियल में चर्चा करी जाती है कि जिसने भी सप्लाई बंद किया है, सरकार जिस व्यक्ति को सरकार ने ये जिम्मेदारी सौंपी है कि इस एरिया में आपको बिजली बंद करना है, अब यहाँ पर सरकार को ये भी तय करना था कि यदि कुछ भी गड़बड़ होता है, जो कुछ भी होता है, तो उसकी जिम्मेदारी उस व्यक्ति के सर में ही रहेगी। तो चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ठीक है, जिसको एग्जीक्यूटिव पावर हम दे दिए हैं कि भाई आप इस एरिया की बिजली को ऑफ कर दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को टर्न ऑफ कर दीजिए, पार्टिकुलरली रीजन में, नेबरहुड में, स्ट्रीट में, स्मॉल एरिया या फिर होम में, उस व्यक्ति को सही सही अपना डिसीजन देना पड़ेगा। उसने जो भी कदम उठाए हैं ना उसको क्लेरिफाई करना पड़ेगा। अब यदि हम क्या काम करते हैं, समय से पहले ही पावर को क्या कर देते हैं, रिस्टोर कर देते हैं, एकदम जल्दबाजी में यदि हम काम करते हैं तो इससे क्या होगा, बहुत सारे केबल ऐसे हैं जो कि डैमेज हो गए। अब जल्दी जल्दी में हमको कुछ समझ में ही नहीं आता है कि क्या करें, इसलिए बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रोकॉशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हमको देखने को मिलेगा। अनजस्टिफिएबल एक्सटेंशन ऑफ ए पावर कट आल्सो हैड ए रियल। इसके अलावा अगली जो संभावना है वो ये हो सकती है कि हमें काफ़ी लंबे समय तक दूसरे देश से बिजली खरीदनी पड़ जाए। अगला जो कदम उठाना है वो इस प्रकार का है कि देखिए, इस प्रकार की जो कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है, इसमें आप पब्लिकली ट्रांसपेरेंसी लेकर के आएंगे। लोगों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि भाई किसी भी योजना में सरकार कितना कमा रही है, सरकार कितना खर्चा कर रही है। इसलिए बोला जाता है कि पब्लिकली ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। आगे देखा जाए वो है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के। मतलब यहाँ पर बात किया जा रहा है कि जितने भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि सारे के सारे फैसले केंद्र सरकार करे, केंद्र सरकार ही नल चालू करेगी, ठीक है, इस प्रकार के काम नहीं होना चाहिए। इस सिस्टम का जो अपोजिट रहता है वो होता है डिसेंट्रलाइजेशन, जिसको हिंदी में विकेंद्रीकरण बोलते हैं। विकेंद्रीकरण के अंतर्गत क्या हो सकता है, जैसे कि केंद्र सरकार के पास में किसी चीज़ को करने को लेकर के पहले पावर हुआ करती थी, आज के समय में केंद्र सरकार बोलती है राज्य सरकारों को आप हमारा काम कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर दिक्कत वाली बात ये हो जाती है कि यदि ऐसा होता भी है तो उसकी भरपाई फिर कैसे होगी। इसलिए बोला जाता है कि डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम धीरे धीरे यहाँ पर आना चाहिए।
आगे फिर से वही बात बोली जाती है कि यदि बिजली गुल करने से रिलेटेड कुछ भी गड़बड़ी आती है तो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा। आगे एक और सजेशन दिया जाता है कि डिसीजन मेकिंग सेल होना चाहिए, कमेटी होना चाहिए, एक ग्रुप हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप क्या है और भी अच्छी तरीके से निर्माण करिए, मजबूत करिए इसको। साथ ही साथ में डेफिनेटली काम फास्ट एंड क्विकली करना है हमको। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल है वो केरल में जो डेवलपमेंट का काम करना है, डेवलपमेंट के कार्य के लिए या फिर केरला की इकोनॉमी को चलाने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, सरकार कितने घाटे में चल रही है, कहाँ कहाँ से सरकार की इनकम होती है, और कौन कौन से सोर्स ऐसे बचे हैं जहाँ से सरकार पैसा निकाल सकती है, इसके ऊपर यह आर्टिकल लिखा गया है। तो कुल मिलाकर के केरल के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से फिजिकल चैलेंजेस हो सकते हैं इसके बारे में यहाँ पर चर्चा होगी। 250 शब्दों में जो हमें आंसर देना है उसमें क्वेश्चन बनेगा, थ्रो ए डिटेल्ड ब्लूप्रिंट फॉर केरलास फ्यूचर इकोनॉमी। केरल की फ्यूचर इकोनॉमी क्या हो सकती है, क्या होनी चाहिए, इसके लिए हमारे पास में एक डिटेल्ड वाला उसका विस्तृत ब्लूप्रिंट होना चाहिए। सबसे पहले हम एक विस्तृत ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। द स्टेट गवर्नमेंट शुड अलाय द फियर्स अबाउट इट्स फाइनेंसिंग प्लान्स। और यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना है कि उसकी जो फाइनेंसिंग की प्लानिंग है कि कहाँ कहाँ पर हमको खर्चा करना है, तो अपनी जो वित्त पोषण योजनाओं के बारे में उसके जो भी डाउट है ना उसको सबसे पहले तो क्लियर करना पड़ेगा। उसका आंसर केरला सरकार को ढूंढने की ज़रूरत है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए केरला के बारे में इतनी ज़्यादा चर्चा होती है, लेकिन रियल की जो कंडीशन है केरला की वो उतनी अच्छी नहीं है। केरला की जो डेवलपमेंटल पॉसिबिलिटीज़ हैं आज के समय में देखा जाए फिजिकल क्राइसिस से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं। रुपए पैसे की वहाँ पर समस्या चल रही है कि कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ कहाँ पर हमको खर्चा करना है। हालांकि जो आलोचक लोग हैं वो आलोचना करते हैं, आरोप लगाते हैं कि सरकार बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची करती है, एक्स्ट्रा वेजांस। गवर्नमेंट ऑपरेशन में सरकार बहुत ज़्यादा पैसा उड़ा रही है। द स्टेट गवर्नमेंट ब्लेम्स द सेंटर फॉर इट्स ट्रबल। वहीं राज्य की सरकार कहती है कि केंद्र सरकार हमें पैसे नहीं दे रही है, इसके चलते चलते इतनी समस्या पैदा हो रही है। इसको हम वर्टिकल फिजिकल इम्बैलेंस के तौर पर देखते हैं। वर्टिकल फिजिकल इम्बैलेंस हम किसको बोलेंगे, देखिए आज के समय में ऐसा हो गया है, जब से केंद्र सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने जीएसटी कानून लागू किया है उसी समय से आप देखेंगे आज के टाइम में सबसे ज़्यादा टैक्स से जो कमाई होती है वो केंद्र सरकार को होती है। पहले जो अधिकार राज्य सरकारों को मिले थे आज के समय में वो अधिकार उनके छीन गए हैं। अब पूरे देश में एक ही टैक्स चलता है, जीएसटी चलता है, और जीएसटी से सरकार कमाई करती है अपनी केंद्र सरकार, और कमाई करने के बाद फिर टैक्स का कुछ हिस्सा जो है राज्यों को देती है। उसके लिए भी बहुत सारी अड़ंगा लगा देती है केंद्र सरकार, ये शर्त होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से अलग अलग राज्य को अलग अलग पैसा मिलता है टैक्स का। और ख़ास करके वहाँ पर दिक्कत जाती है जब राज्य में बीजेपी की सरकार ना होकर के अन्य किसी पार्टी की सरकार हो। अब हम बात करते हैं कमाई करने का साधन, कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है। जैसे कि स्टाम्प ड्यूटी से सरकार की कमाई होती है, साथ ही साथ में प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन जो हो रहे हैं, ज़मीन की खरीदी बिक्री जब होती है तो उस समय में रजिस्ट्रेशन की आपको फ़ीस देना पड़ता है, रजिस्ट्री की फ़ीस आपको देना पड़ता है। यहाँ से भी ये वाला पैसा राज्य सरकार को जाता है। इसके साथ ही साथ में आप देखेंगे व्हीकल्स के ऊपर भी सरकार की कमाई होती है। सेल्स टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी, कुछ कुछ कमोडिटीज़ के ऊपर जैसे कि अल्कोहल के ऊपर, दारू पर टैक्स लगा करके सरकार अपनी कमाई कर लेती है। ठीक है, कुछ और हो सकते हैं जैसे कि पेट्रोल का एग्जांपल ले सकते हैं। माइनिंग लीज में कमाई हो सकती है, यदि कहीं कोई खनिज अवेलेबल है तो वो जो खदान है उसको सरकार लीज में दे देती है। और लॉटरीज से भी सरकार की कमाई हो रही है। अब यदि सरकार के पास में पैसा की कमी जा रही है तो इस कमी को कैसे करके पूरा किया जा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट ब्रिज द एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर देयर own revenues पार्सली विथ फिजिकल ट्रांसफर, ग्रांट एंड लोन फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट। सरकार को यदि कभी लगता है कि हमारे पास में पैसे की कमी है तो वो क्या काम करेगी, खुद के पास में जो फंड अवेलेबल है उसका यूज़ कर सकती है। फिजिकल ट्रांसफ़र
जिसको बोला जाता है, ग्रांट के माध्यम से भी ये चीज़ हो सकती है, या फिर केंद्र सरकार से वो लोन ले सकती है। अगला जो उपाय सरकारें करती हैं वो मार्केट से पैसा की उगाही करना रहता है। तो केंद्र सरकार जिस टैक्स को कलेक्ट कर रही है उसके हम एक शेयर की बात करते हैं, इज डिवॉल्व टू द स्टेट बेस्ड ऑन फॉर्मूला रिकमेंडेड बाय द फाइनेंस कमीशन। मतलब यह है कि केंद्र सरकार के पास में जीएसटी से जितना भी पैसा इकट्ठा हो रहा है, अब इसका ज़्यादातर हिस्सा केंद्र सरकार अपने पास में रखेगी, कुछ हिस्सा राज्यों को बांट देती है। इसके लिए फाइनेंस कमीशन, 15वें नंबर का जो फाइनेंस कमीशन रहा था, उसने चीज़ों को निर्धारित कर दी है। फाइनेंस कमीशन ने बताया है कि किसको कितना पैसा मिलेगा। पहले के समय में क्या हुआ करता था, इंडिपेंडेंट तरीके से टैक्स राज्य सरकारें लगा सकती हैं, लेकिन जब से जीएसटी आया है उनको इस चीज़ को सरेंडर करना पड़ गया है, क्योंकि सरकार नेशनल यूनिफॉर्म टैक्स रेट लेकर के आई थी, ठीक है, जीएसटी के आने से सन 2017 में। आगे बोला जा रहा है जो फिजिकल ऑटोनॉमी है वो कमज़ोर हो गई है। फिजिकल ऑटोनॉमी कैसे कमज़ोर हो गई है? जीएसटी के आने से ही। एग्जाम्पल के तौर पर हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात करें, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एग्जाम्पल के तौर पर केंद्र सरकार कोई योजना चला रही है, मनरेगा की बात कर लें, 90 रुपया केंद्र सरकार देगी, 10 रुपया राज्य सरकार देंगी। इस प्रकार से ये केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है, लेकिन लागू इसको करते हैं राज्य सरकारें। तो स्टेट्स मस्ट बियर 40% ऑफ द आउटले फॉर मोस्ट ऑफ द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और दे रिस्क लॉसिंग द फंड्स अलॉटेड फॉर दिस स्कीम ऑल टुगेदर। केंद्र सरकार की कोई भी योजना है, यदि उसको राज्य सरकार में लागू करना है तो कम से भी कम मैक्सिमम हो सकता है ये 40% तक, ठीक है, कि मैक्सिमम आप इतना परसेंट तो बियर करेंगे ही, मतलब 40 रुपया आप दीजिए, 60 रुपया हम देंगे, इस वाली बात यहाँ पर हो गई। और यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर केंद्र सरकार से आपको पैसा कम मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन देखा जाए केंद्र सरकार की जो योजनाएं रहती हैं वो हमेशा सुटेबल नहीं रहती हैं इंडिविजुअल स्टेट के लिए, ठीक है, क्योंकि हर एक स्टेट डेवलपमेंट की अलग अलग पोजीशन में चल रहा है, उसकी कुछ ज़रूरत है, किसी की कहीं कोई लोकेशन है उसकी अलग ज़रूरत है। इस प्रकार से आप एक ही फॉर्मूला को हर स्टेट में लागू नहीं कर सकते। आगे बोला जा रहा है केंद्र सरकार सरचार्ज एंड सेसेस में बढ़ोतरी करते जा रही है। इससे फ़ायदा ये होता है केंद्र सरकार को, ये वाला पैसा ना वो राज्य सरकारों को देती नहीं है, अपने पास में ही रखती, कहती कि हम एजुकेशन के लिए काम करेंगे, हम हॉस्पिटल मेडिकल के लिए काम करेंगे, तो आप हमें सरचार्ज या फिर सेस दीजिए। अब ये पैसा उसको राज्य सरकारों को तो शेयर करना नहीं है, अपने पास में अपने जेब में रखे रहेगी, कितना खर्चा आपने किए क्या नहीं किए इसका कोई जवाब नहीं है, ऐसी वाली बात यहाँ पर आ जाती है। यही सब तो बातें हैं जिसके चलते चलते जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी ऑटोनॉमी, फिजिकल ऑटोनॉमी प्रभावित होती है। 2020-21 की बात करें, केरला ने रिवेन्यू राइज किया था, मतलब उसकी रिवेन्यू की जो हिस्सेदारी है वो काफ़ी बढ़ी हुई लगी थी। एंड कितनी क्या वो स्पेंडिंग करता है इसके बारे में चर्चा करी जाती है, तो लगभग लगभग 688 बिलियन, 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ रुपया, 688 बिलियन करोड़ रुपया का रेवेन्यू उसने प्राप्त किया, विथ मेजर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम SGST, सेल्स टैक्स एंड इनकम फ्रॉम लॉटरीज। इसका मतलब ये है SGST में भी उसको अच्छा खासा पैसा मिला, सेल्स टैक्स से कमाई हुई, इनकम भी अच्छी खासी हुई थी, लॉटरी से। आरबीआई के हिसाब से देखा जाए केरला टॉप परफॉर्मर माना जाता है रेवेन्यू मोबिलाइजेशन इफोर्ट्स के मामले में, लेकिन यहाँ पर वन ऑफ द बिगेस्ट स्पेंडर भी माना जा रहा है गवर्नमेंट मनी के मामले में पर कैपिटा बेसिस। जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है पर कैपिटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की यदि हम बात करें डे टू डे ऑपरेशन के लिए केरला में कितना है, तो ये 1.3 गुना ज़्यादा है यदि हम एवरेज निकालें सभी स्टेट की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए। साथ ही साथ में 1.9 गुना ज़्यादा हेल्थ के ऊपर खर्चा करता है, साथ ही साथ में 3.7 गुना ज़्यादा सोशल वेलफेयर स्कीम में केरला पैसा उड़ाता है। इसलिए तो बोलते हैं कि यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है वो कमज़ोर है। चौथे नंबर पर बोला जाता है केरला का जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है सोशल सर्विसेज में, ठीक है, लोगों की भलाई के लिए कुछ काम करना है, तो लगभग लगभग 507 बिलियन रुपया निकल करके आया है, विच टुक अप
almost 3/4 of all revenue the state mobilize on its own। बोला जा रहा है कि जितना भी जहाँ कहीं भी खर्चा हो रहा है इसका 3/4 हिस्सा तो कहाँ है, जो कि सोशल सर्विस में केरल सरकार खर्चा कर रही है। अब हम बात करते हैं किसको कितना हिस्सेदारी मिलने वाली है, किसको कितना रुपया मिलेगा। केरला के शेयर की यदि हम बात करें टैक्स सिस्टम में जिसको डेवलप किया गया है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, केरला का जो शेयर है 3.88 से गिर करके कम हो गया है। 3.88 से ये पहुंच गया है 1.93। मतलब पहले 4 हुआ करता था, 4 से सीधे सीधे 2 हो गया है, मतलब 50% की गिरावट हो गई है। ये हम 15वें नंबर के फाइनेंस कमीशन की बात कर रहे हैं 2021 से लेकर के 2026 के बीच में। वहीं 1.93 की जो हम बात कर रहे हैं इज लेस देन केरला शेयर इन इंडियाज पॉपुलेशन। ये तो इंडिया की पॉपुलेशन से भी कम है। आगे बोला जाता है कि देखिए केरला के पास में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, जिसके चलते चलते इसके ग्रोथ का जो प्रोस्पेक्ट है, केरला इतना विकास कर पाएगा जितना हम सोच रहे थे उतना वो नहीं कर पाएगा। उसका रीज़न बताया जा रहा है कि केरला के पास में साधन बहुत कम है जहाँ से उसकी कमाई हो सकती है। एजुकेटेड यूथ आज के समय में अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में इधर उधर घूम रहे हैं, दूसरे स्टेट जा रहे हैं कमाई करने के लिए। तो कुल मिलाकर के केरला की जो पोटेंशियल है उसको हमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा एज ए थ्राइविंग रीजन फॉर नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज रिक्वायर। जैसा कि नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, आपको ये समझना पड़ेगा, उस हिसाब से अपने लोगों को स्किल प्रोवाइड करना पड़ेगा। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, रिसर्च सेंटर खोलना पड़ेगा। फिर भी देखा जाए कैपिटल एक्सपेंडिचर की यदि हम बात करें अंडरटेकन बाय द स्टेट, ये लगभग कितना है 1.87% है स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, इज़ हार्डली सफिशिएंट फॉर दिस टास्क। लेकिन इतना जो आप खर्चा कर रहे हैं, जैसे भारत की जीडीपी का सरकार कितना खर्चा करती है एजुकेशन के ऊपर, भारत की जीडीपी का शिक्षा में कितना % खर्चा हो रहा है, ठीक उसी प्रकार से स्टेट की जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इसका 1.8% ही खर्चा कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में। कैपिटल एक्सपेंडिचर हम किसको बोलेंगे, खर्चा कई प्रकार से हो सकता है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट क्या काम करे, अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी को बढ़ा दें, सैलरी दे रही है एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, ये पैसा एक बार यदि उसका लग गया है तो दोबारा वापस आने वाला नहीं है। वहीं यदि सरकार क्या काम करे, कहीं पर कोई बिजली का प्रोजेक्ट बना लेती है, बिजली बना बना करके वो बेचती है, इसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, वहाँ से कैपिटल जनरेट हो रही है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है किसी भी सरकार के लिए। आगे बताया जा रहा है कि कितनी सैलरी आप दे रहे हैं, कितनी कम पेंशन दे रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को। यहाँ पर काफ़ी कुछ डिस्कशन होता है लोगों की सैलरी को लेकर के, पेंशन को लेकर के, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की। लगभग 48% जो रिवेन्यू है वो यहीं पर चला जाता है। केरला में देखा जाए 5,26,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, विथ नियरली हाफ ऑफ देम एम्प्लॉयड इन फील्ड ऑफ एजुकेशन और हेल्थ। इनमें से आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि हेल्थ एंड एजुकेशन के फील्ड में जुड़े हुए हैं। इनमें से भी आधा यदि हम कर दें, अबाउट हाफ ऑफ ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉय आर वुमेन कंपेयर टू जस्ट 1/6 नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पर यदि 12 हैं तो इसका 1/6 हिस्सा, मतलब 6 महिलाएं कहाँ पर काम कर रही हैं, केरला में काम कर रही हैं। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की यदि हम बात करें तो ये वन ऑफ द प्राइम मूवर्स माना जाता है केरल की सोशल अचीवमेंट का। लेकिन अभी भी केरला को ज़रूरत है कुछ और भी ज़्यादा प्रोफेशनल्स की, एनालिस्टिक्स की, ठीक है, ऑन इट्स रैंक एंड मच फ्यूअर अटेंडर एंड टाइपिस्ट। उसको ज़्यादा अटेंडर नहीं चाहिए, टाइपिस्ट की ज़रूरत नहीं है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए, एनालिटिकल वाले प्रोफेशनल लोग उसको ज़्यादा चाहिए। हायर एजुकेशन की यदि हम बात करें, हायर एजुकेशन 1/4 ऑफ ऑल फंड को रिसीव करता है, 1/4, 4 हिस्से में से 1 हिस्सा ही हायर एजुकेशन के ऊपर खर्चा हो रहा है। तो इस प्रकार से हमें देखना पड़ेगा कि जो हाई क्वालिटी हायर एजुकेशन है इसको, इसकी डिमांड को आप कैसे करके पूरा कर सकते हैं। लगभग 30% जो एक्सपेंडिचर है ऑन सैलरीज इज सेट असाइड फॉर टीचर्स इन इंस्टीट्यूशन रन बाय प्राइवेट मैनेजमेंट। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है, जिसको हम वित्त आयोग बोलते हैं। फाइनेंस कमीशन शॉर्टकट में एफसी बोला जा रहा है।
इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एवरी 5th ईयर में अंडर द आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के आर्टिकल 280 में इसका प्रावधान है कि भारत का राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन किए करेगा हर 5 साल में। तो फाइनेंस कमीशन एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मानी जाती है। इसका निर्माण किया जाता है टू डिफाइन द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट। तो इसके माध्यम से कुल मिलाकर के देखा जाए टैक्स का पैसा कहाँ किसको कितना देना है उसका निर्धारण किया जाता है। फाइनेंस कमीशन ही डिटरमाइन करता है क्या मेथड होनी चाहिए, क्या फार्मूला होना चाहिए टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, केंद्र सरकार के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एंड स्टेट के बीच में कैसे करके पैसा बांटा जाएगा। इसके साथ ही साथ में फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है शेयर ऑफ टैक्सेस को एंड ग्रांट्स टू बी गिवन टू द लोकल बॉडी इन स्टेट कि भी किसी भी स्टेट में किसी भी संस्था को कितना पैसा कितना ग्रांट देना है, ये चीज़ निर्धारित करता है। फाइनेंस कमीशन की बात करें, फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951 की बात करें, एडिशनली डिफाइन करता है टर्म ऑफ क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द टर्म एलिजिबिलिटी पावर ऑफ द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन की सारी महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो इस एक्ट के माध्यम से पता चलती हैं। फाइनेंस कमीशन में कौन कौन रहता है, तो फाइनेंस कमीशन में रहता है एक तो चेयरमैन रहता है एंड 4 अदर मेंबर रहते हैं। इनको अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और जाहिर सी बात है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह मशवरे से ही काम करता है। तो कुल मिलाकर के इनडायरेक्ट तौर पर देखा जाए प्रधानमंत्री ही निर्धारित करेगा कि इसके 4 मेंबर कौन रहने वाले हैं। तो अभी हाल फिलहाल में देखा जाए 2017 में गठन किया गया था 15 नंबर वाले कमीशन का। इसके बाद नेक्स्ट चल रहा था 16वें नंबर का फाइनेंस कमीशन। अब जो 16वें नंबर का फाइनेंस कमीशन है इसके लिए बताया जा रहा है कि पनगड़िया को हेड बनाया जाएगा 16वें नंबर का कमीशन का। गवर्नमेंट ने संडे के दिन अपॉइंट किया है फॉर्मर नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अरविंद पनगड़िया को चेयरमैन के तौर पर 16वें नंबर के फाइनेंस कमीशन का, विच विल रिकमेंड द टैक्स रेवेन्यू शेयरिंग फार्मूला बिटवीन सेंटर एंड स्टेट फॉर द 5-year पीरियड बिगिनिंग अप्रैल 2026। तो बोला जा रहा है कि अरविंद पनगड़िया को हमने मुखिया बनाए हैं। अब ये मुखिया साहब बताएंगे कि केंद्र सरकार को कितना रुपए दें, राज्य सरकार को कितना दें, राज्य सरकारों को भी आपस में कितना पैसा बांटना है। इसके बाद अगली जो शॉर्टकट में न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय आए हैं, डिसीजन आते हैं, उन डिसीजनों का अब हिंदी में भी अनुवाद आपको मिल जाएगा। ना केवल हिंदी में अनुवाद मिलेगा, साथ ही साथ में काफ़ी सारी जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है ना, मतलब आपको रीजनल लैंग्वेज में भी इसके निर्णय मिल सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्णय रहते हैं ना वो अंग्रेजी में ही रहते हैं। जितनी भी कार्रवाई हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, सब अंग्रेजी में ही हो रहा है और हमारे जैसे लोगों को ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है कि कम से कम हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं, हमारे जो भी महत्वपूर्ण फैसले आए हैं, उनका हम अन्य रीजनल भाषा में अनुवाद करें, हिंदी भाषा में अनुवाद करें, ताकि लोगों को भी कानून की समझ हो। इसके लिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ समझ में आती है वो एक सॉफ्टवेयर है। जैसे कि एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर, शॉर्टकट में इसको सुवास बोला जाता है, सुवास बोला जा रहा है। तो जब कभी यदि हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है सुवास सॉफ्टवेयर किस चीज़ से रिलेटेड है, तो इसको आप ये समझ जाइए कि इसके माध्यम से ट्रांसलेशन का काम किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस का, जजमेंट का।